ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है टाटा मोटर्स पर डीप डाइव। नमस्कार सभी को, ईपीके कैपिटल के डीप डाइव वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट ऋत्विक हूं। इस श्रृंखला में हम प्रत्येक दिन एक कंपनी का विश्लेषण बेंजामिन ग्राहम द्वारा सुरक्षा विश्लेषण के आधार पर करते हैं। आज हम टाटा मोटर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले यह बताना जरूरी है कि यह रिपोर्ट केवल शैक्षिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। यह वित्तीय सलाह नहीं है और न ही किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की सिफारिश है। सभी निवेश निर्णय थरो व्यक्तिगत अनुसंधान के बाद ही किए जाने चाहिए। अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया की सबसे सस्ती कारों में से एक के पीछे कंपनी भी उसकी सबसे शानदार ब्रांड्स में से एक की मालिक है और कि इसी कंपनी ने एक ही साल में लगभग 29,000 करोड़ रुपए का नुकसान किया था और कुछ ही वर्षों बाद रिकॉर्ड मुनाफा 31,000 करोड़ रुपए से अधिक दर्ज किया, यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। यह टाटा मोटर्स की अविश्वसनीय, जटिल और आकर्षक कहानी है। लेकिन हमारे लिए एक निवेशक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एक शानदार बहुवर्षीय रैली के बाद क्या अभी भी मूल्य मौजूद है या सबसे बड़े लाभ पीछे की ओर देख रहे हैं। इस गहरे विश्लेषण में हम टाटा मोटर्स को हर कोण से समझेंगे, इसकी इतिहास, इसकी वित्तीय स्थिति, इसकी मूल्यांकन और दोनों पक्षों बुल्स और बियर्स के मजबूत तर्क। हम इसे सब कुछ तोड़ेंगे बिना किसी हाइप के, सिर्फ डेटा के साथ। टाटा मोटर्स का ब्लूप्रिंट। ट्रकों से टेक्नोलॉजी तक टाटा मोटर्स को समझने के लिए पहले उस संस्था को समझना जरूरी है जिसमें यह शामिल है। टाटा का घर, एक भरोसे का विरासत। टाटा मोटर्स अकेली संस्था नहीं है, यह टाटा समूह की एक प्रमुख कंपनी है जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1868 में की थी। मुख्य प्रमोटर और होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स है जो 82% से अधिक का महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है। इस संरचना को अनूठा बनाता है कि टाटा सन्स की 66% इक्विटी पर दानात्मक ट्रस्ट का कब्जा है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और कला का समर्थन करते हैं। यह फाउंडेशन एक कॉरपोरेट नैतिकता को प्रेरित करता है जो राष्ट्र निर्माण और दीर्घकालिक हितधारक मूल्य पर केंद्रित है, जो केवल तिमाही प्रदर्शन से प्रेरित कंपनियों से भिन्न है। रणनीतिक संरेखण को और मजबूत बनाता है कि टाटा सन्स के अध्यक्ष श्री एन चंद्रशेखरन टाटा मोटर्स के बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। यह समर्थन ब्रांड की बहुत सारी ब्रांड इक्विटी और स्थिर दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। एक्रोनिम। एक शताब्दी गति में एक औद्योगिक दिग्गज का विकास कंपनी की यात्रा 1945 में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी या टेल्को के रूप में शुरू हुई, जो प्रारंभ में भाप लोकोमोटिव का निर्माण करती थी। 1954 में डेमलर बेंज के साथ सहयोग के साथ एक महत्वपूर्ण क्षण आया जिसने वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन किया, एक कदम जिसने भारत के ट्रक और बस खंड में इसकी अंतिम प्रब डोमिनेंस की नींव रखी। दशकों तक टाटा वाणिज्यिक वाहनों के साथ समानार्थी था। यह 1988 तक नहीं था जब उसने टाटा मोबाइल पिकअप ट्रक के साथ यात्री वाहनों में कदम रखा। इसके बाद भारतीय बाजार के लिए कई अग्रणी उत्पाद आए। 1991 में टाटा सिएरा भारत का पहला स्वदेशी एसयूवी और 1998 में प्रतिष्ठित टाटा इंडिका देश की पहली पूरी तरह से स्वदेशी यात्री कार। यह इतिहास एक ऐसी कॉरपोरेट डीएनए को दर्शाता है जो इंजीनियरिंग और आत्मनिर्भरता में निहित है। यह इंजीनियरिंग प्रथम मानसिकता जो भारत के लिए उत्पाद बनाने के दशकों के अनुभव से विकसित हुई है, वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में इसकी नेतृत्व की स्थिति का सीधा पूर्ववर्ती है। नई श्रेणियों का नेतृत्व करने की इच्छा, जैसा कि सिएरा और इंडिका के साथ देखा गया है, ने सांस्कृतिक और तकनीकी आधार प्रदान किया ताकि नेक्सॉन ईवी जैसे उत्पादों के साथ निर्णायक रूप से ईवी में कदम रखा जा सके, जबकि पारंपरिक प्रतिस्पर्धी अभी भी योजना चरण में थे। कंपनी के महत्वाकांक्षाएं जल्द ही वैश्विक हो गईं। सबसे परिवर्तनकारी कदम था 2008 में फोर्ड से ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर JLR का उच्च दाम वाला अधिग्रहण। इस एक कदम ने कंपनी की पहचान और जोखिम प्रोफाइल को मौलिक रूप से बदल दिया, जिससे यह तुरंत ही वैश्विक लग्जरी बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गई। इस कंपनी को दांव पर लगाने वाले निर्णय ने इसकी व्यापार मॉडल में दीर्घकालिक द्वैतता पैदा कर दी। आज टाटा मोटर्स में निवेशक एक ही समय में भारतीय आर्थिक चक्र से
अपने घरेलू व्यवसाय के माध्यम से और JLR के माध्यम से वैश्विक लग्जरी उपभोक्ता की खर्च आदतों से एक्सपोज्ड है। यह विविधता एक ताकत है, लेकिन यह जोखिमों का जटिल जाल भी बनाती है। आधुनिक मशीन विकास के 3 इंजन आज टाटा मोटर्स 3 अलग-अलग और शक्तिशाली व्यापार खंडों के माध्यम से संचालित होती है। जगुआर लैंड रोवर JLR यह कंपनी का मुख्य खजाना और मुख्य लाभ इंजन है। यह राजस्व का मुख्य हिस्सा योगदान देता है, जो वित्तीय वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में लगभग 71% है। JLR 2 प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांडों का घर है, जगुआर जो लग्जरी सेडान और स्पोर्ट्स कारों के लिए जाना जाता है, और लैंड रोवर प्रीमियम ऑनल टेरेन SUV जैसे डिफेंडर और रेंज रोवर में निर्विवाद नेता है। टाटा वाणिज्यिक वाहन CV यह कंपनी की मूल रीढ़ है और भारत में ट्रक और बसों में बाजार का नेता है। वित्तीय वर्ष 2024 में इसका खुदरा बाजार हिस्सा 29% है। इस खंड का प्रदर्शन अक्सर भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का संकेतक माना जाता है। टाटा पैसेंजर व्हीकल्स PV और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी TPEM यह उच्च विकास वाला घरेलू व्यवसाय है। टाटा मोटर्स वर्तमान में भारत में शीर्ष 3 पैसेंजर व्हीकल खिलाड़ियों में से एक है। महत्वपूर्ण रूप से इस खंड में टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी TPEM शामिल है, जिसने भारत के उभरते हुए लेकिन तेजी से बढ़ते EV बाजार में एक मजबूत नेतृत्व स्थिति स्थापित की है। वित्तीय एक्स-रे 1 दशक की जांच टाटा मोटर्स का वित्तीय सफर पिछले दशक में कोई कम नहीं रहा है, जिसमें गहरे घाटे और रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयों का दौर देखा गया है। आय और लाभ का रोलर कोस्टर संकलित वित्तीय विवरणों को देखकर बिक्री में स्थिर वृद्धि देखी गई है, जो वित्तीय वर्ष 2014 में RS 283,856 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025 में RS 429,645 करोड़ हो गई है। हालांकि असली ड्रामा नेट प्रॉफिट लाइन में होता है। 2014 से 2018 तक स्थिर लाभ के बाद कंपनी भारी नुकसान में डूब गई। वित्तीय वर्ष 2019 से 2022 के बीच का समय क्रूर था, जिसमें 2019 में RS 28,724 करोड़ का चौंकाने वाला नुकसान हुआ। यह एक परिपूर्ण तूफान का परिणाम था। ब्रेक्सिट से संबंधित मुद्रा की बाधाएं और बाजार की अनिश्चितता ने JLR को प्रभावित किया। वोल्क्सवैगन उत्सर्जन घोटाले का प्रभाव डीजल वाहनों की बिक्री पर पड़ा, जो JLR की एक मुख्य ताकत थी, और घरेलू भारतीय ऑटो बाजार में मंदी आई। 18 जैसे ही स्थिति सबसे अधिक निराशाजनक हो गई, एक तेज V आकार की रिकवरी शुरू हुई। कंपनी ने 2023 में लाभकारी स्थिति में प्रवेश किया और 2024 में RS 807 करोड़ का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ पोस्ट किया। इस अद्भुत बदलाव को JLR की रीइमेजिन रणनीति ने संभव बनाया, जिसने मात्रा से अधिक लाभ पर ध्यान केंद्रित किया, साथ ही महामारी के बाद आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार और नई डिफेंडर और रेंज रोवर जैसे उच्च मार्जिन वाले लग्जरी मॉडल की बढ़ती मांग के साथ। हानि के वर्षों के दौरान कंपनी का आरण बोझ निवेशकों के लिए एक प्रमुख चिंता बन गया। समेकित उधार 2014 में RS 642 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022 में RS 146,439 करोड़ के शिखर पर पहुंच गया। इस उच्च लीवरेज ने ब्याज लागत को बढ़ाया और वित्तीय जोखिम को बढ़ा दिया। हालांकि हालिया लाभ में वृद्धि के साथ ही मुफ्त नकदी प्रवाह का मजबूत सृजन हुआ है। JLR ने अकेले ही वित्तीय वर्ष 2024 में 2.3 बिलियन का रिकॉर्ड मुफ्त नकदी प्रवाह दर्ज किया, जिससे यह शुद्ध आर्ण शून्य हो गया। इससे मूल कंपनी के बैलेंस शीट का नाटकीय रूप से डिलीवरेजिंग संभव हुआ, जिसमें आर्ण वित्तीय वर्ष 2025 तक R से 540 करोड़ तक गिर गया। बैलेंस शीट का यह मजबूत होना बेल केस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह वित्तीय जोखिम को कम करता है और भविष्य के निवेश के लिए पूंजी को मुक्त करता है। लाभप्रदता का गहरा विश्लेषण मार्जिन ऑपरेशनल स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या OPM यह मीट्रिक दिखाता है कि कंपनी अपने मुख्य संचालन से ब्याज और करों से पहले कितनी लाभ कमाती है। टाटा मोटर्स का OPM 2014 और 2015 में स्वस्थ 1500% से घटकर 2020 में 7% के निचले स्तर पर आ गया। हाल की वसूली ने इस मार्जिन को मजबूत रूप से पुनः प्राप्त किया है, जो 2024 और 2025 दोनों में 13% तक पहुंच गया है। यह दर्शाता है कि हालिया लाभ में वृद्धि केवल उच्च बिक्री का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक उच्च गुणवत्ता वाली वसूली है,
जो बेहतर उत्पाद मिश्रण, अनुशासित लागत नियंत्रण और बेहतर परिचालन दक्षता द्वारा संचालित है। बाजार की धड़कन। एक तकनीकी दृष्टिकोण किसी कंपनी का स्टॉक चार्ट केवल रेखाओं और संख्याओं से अधिक है। यह बाजार भावना की एक दृश्य कहानी है जो कंपनी की मौलिक यात्रा पर प्रतिक्रिया कर रही है। चार्ट पर बहुवर्षीय यात्रा टाटा मोटर्स के दीर्घकालिक मूल्य चार्ट को देखने पर कथा पूरी तरह से वित्तीय वसूली को दर्शाती है। स्टॉक 2018 से मार्च 2020 के निचले स्तर तक एक कठोर डाउनट्रेंड में था, जिसे पहले चर्चा किए गए वित्तीय संकट ने प्रभावित किया था। फिर परिचालन टर्नअराउंड की पहली हरी कली के साथ मेल खाते हुए स्टॉक ने अपने 2020 के निचले स्तर से एक विस्फोटक मल्टीबैगर रैली शुरू की। 5 वर्षों में इसने 422% से अधिक की आश्चर्यजनक वापसी दी है। हाल ही में लगभग RS169 के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर को छूने के बाद स्टॉक एक समेकन अवधि में प्रवेश कर गया है या क्षैतिज आंदोलन कर रहा है, क्योंकि बाजार विशाल लाभों को पचा रहा है और यह मूल्यांकन कर रहा है कि आगे क्या आएगा। यह मूल्य कार्रवाई इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि बाजार की भावना आखिरकार दीर्घकालिक रूप से व्यवसाय के प्रदर्शन के साथ कैसे मेल खाती है। क्षेत्र का मानचित्रण। समर्थन और प्रतिरोध तकनीकी विश्लेषण में समर्थन व मूल्य स्तर है जहां खरीदारी की रुचि आमतौर पर इतनी मजबूत होती है कि कीमत को और गिरने से रोकती है। प्रतिरोध इसके विपरीत है, एक ऐसा स्तर जहां बिक्री का दबाव कीमत के बढ़ने को रोकता है। टाटा मोटर्स के लिए तकनीकी विश्लेषक कुछ मुख्य क्षेत्रों पर नजर रख रहे हैं। RC 630 के आसपास एक महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र पहचाना गया है। इस स्तर के नीचे ब्रेक होने पर और कमजोरी का संकेत मिल सकता है। ऊपर की ओर R740 से R760 के बीच एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध क्षेत्र नोट किया गया है। इस क्षेत्र के ऊपर निर्णायक कदम एक तेजी का संकेत माना जाएगा, जो मुख्य ऊपर की प्रवृत्ति के जारी रहने की संभावना को दर्शाता है। मोमेंटम गेज RSI मोमेंटम को मापने के लिए एक लोकप्रिय उपकरण है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI। यह एक ऑसिलेटर है जो 0 से 100 के बीच चलता है। 70 से ऊपर का रीडिंग आमतौर पर ओवरबॉट माना जाता है, जो संकेत देता है कि रैली को विराम मिल सकता है, जबकि 30 से नीचे का रीडिंग ओवरसोल्ड माना जाता है, जो संकेत देता है कि गिरावट में गति कम हो रही है। वर्तमान में टाटा मोटर्स का 14 दिन का RSI मध्य रेंज में है, जिसकी रीडिंग लगभग 48 से 55 के बीच है। यह तटस्थ रीडिंग दर्शाती है कि स्टॉक न तो बहुत अधिक खरीदा गया है और न ही बहुत अधिक बेचा गया है। यह मोमेंटम में संतुलन की स्थिति का संकेत देता है, जो हाल ही में कीमत चार्ट पर देखी गई स्थिरता के साथ मेल खाता है। मूल्य निवेशक की गणना। क्या टाटा मोटर्स ग्राहम प्रमाणित है? स्टॉक का मूल्यांकन पारंपरिक मूल्य निवेश दृष्टिकोण से करने के लिए हम मूल्य निवेश के पिता हिमसेल्फ बेंजामिन ग्राहम द्वारा विकसित एक सूत्र का उपयोग करेंगे। हम उनके प्रसिद्ध ग्राहम नंबर का उपयोग करेंगे, जो एक रूढ़िवादी माप है जिसे यह निर्धारित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि एक रक्षात्मक निवेशक को स्टॉक के लिए अधिकतम मूल्य कितना भुगतान करना चाहिए। ग्राहम नंबर की गणना। यह सूत्र सरल है। ग्राहम नंबर 5 x प्रति शेयर आय EPS x प्रति शेयर बुक वैल्यू BVPS। आइए घटकों को तोड़ें। 22.5 यह स्थिरांक ग्राहम के दो मुख्य नियमों से लिया गया है। एक स्टॉक का प्राइस टू आय PE अनुपात 15 से अधिक नहीं होना चाहिए और इसका प्राइस टू बुक PB अनुपात 1.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। इन दोनों सीमाओं 15 का गुणा हमें 22.5 देता है। प्रति शेयर आय EPS यह कंपनी का लाभ है जो प्रत्येक आउटस्टैंडिंग शेयर के लिए आवंटित किया गया है। हम ट्रेलिंग 12 महीनों TTM का EPS उपयोग करेंगे जो RS 57.5 पर है। प्रति शेयर पुस्तक मूल्य BVPS यह कंपनी का शुद्ध संपत्ति मूल्य है प्रति शेयर आधार पर। नवीनतम रिपोर्ट किया गया BVPS लगभग R315.8 ग्राम के अनुसार निर्णय ग्राम संख्या लगभग R309 है। हम इसे स्टॉक की हाल की बाजार कीमत RSA T6 के साथ तुलना करते हैं। चूंकि वर्तमान बाजार कीमत ग्राम संख्या से अधिक है, यह अत्यंत रूढ़िवादी मूल्यांकन मानदंड टाटा मोटर्स के स्टॉक को अधिक मूल्यांकित वर्गीकृत करेगा। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि टाटा मोटर्स जैसी कंपनी के संदर्भ में इस सूत्र की सीमाएं क्या हैं।
ग्रैहम नंबर उन स्थिर औद्योगिक युग की कंपनियों के लिए डिजाइन किया गया था जिनकी आय पूर्वानुमानित और स्थिर होती है और जिनके पास मूर्त संपत्तियां हैं। इसके मुख्य घटक आधुनिक टाटा मोटर्स के दो सबसे महत्वपूर्ण मूल्य चालकों को पकड़ने में असमर्थ हैं। पहला, बुक वैल्यू BVPS, मुख्य रूप से फैक्ट्रियों और मशीनरी जैसी भौतिक संपत्तियों को दर्शाता है। यह जगर और लैंड रोवर ब्रांडों के विशाल अमूर्त मूल्य को पर्याप्त रूप से नहीं मानता, जो प्रीमियम कीमत और वैश्विक ग्राहक वफादारी का दावा करते हैं। दूसरा, ट्रेलिंग EPS भविष्य की इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय की वृद्धि की संभावना को मूल्य में नहीं लाता, जो अत्यधिक बढ़ने की उम्मीद है, और अक्सर इसे एक प्रौद्योगिकी कंपनी की तरह अधिक मूल्यांकित किया जाता है बजाय पारंपरिक वाहन निर्माता के। इसलिए जबकि गणना एक सतर्क मूल्यांकन का उपयोगी अभ्यास है, इसे यहां कठोरता से लागू करना विकृत चित्र प्रस्तुत कर सकता है। यह एक शक्तिशाली याद दिलाने का काम करता है कि कोई एकल सूत्र चांदी की गोली नहीं है और एक उपकरण की सीमाओं को समझना खुद गणना जितना ही महत्वपूर्ण है। निवेश सिद्धांत, बुल्स बनाम बियर्स। अब आइए इस सभी जानकारी को टाटा मोटर्स के भविष्य के प्रति आशावादी और निराशावादी होने के मुख्य तर्कों में संक्षेपित करें। बुल मामला, आशावाद के कारण। 1. JLR की स्थायी लाभप्रदता। जगुआर लैंड रोवर ने एक वित्तीय बोझ से एक शक्तिशाली लाभ इंजन में रूपांतरित हो गया है। इसने रिकॉर्ड लाभ अर्जित किए हैं। अब यह शुद्ध नकद सकारात्मक है और इसकी उच्च मार्जिन वाली लग्जरी मॉडल जैसे रेंज रोवर और डिफेंडर के लिए मजबूत वैश्विक मांग देखी जा रही है। 2. भारत की EV क्रांति में प्रभुत्व। टाटा मोटर्स के पास बिना किसी विवाद के पहले मूवर का लाभ है और भारत के तेजी से बढ़ते EV क्षेत्र में 50% से अधिक का बाजार हिस्सा है। सिएरा EV और हारियर EV जैसे नए मॉडलों की पाइपलाइन के साथ और 2030 तक EV को अपनी बिक्री का 30% बनाने का लक्ष्य रखते हुए कंपनी इस बहुदशक की वृद्धि प्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 3. मजबूत बैलेंस शीट। कर्ज में आक्रामक कमी ने मूल रूप से कंपनी को जोखिम मुक्त कर दिया है। कम कर्ज का मतलब कम ब्याज भुगतान है, जो सीधे शुद्ध लाभ को बढ़ाता है और भविष्य की वृद्धि क्षेत्रों में निवेश के लिए अधिक वित्तीय लचीलापन प्रदान करता है। 4. डिमर्जर से मूल्य अनलॉकिंग। कंपनी ने अपनी वाणिज्यिक वाहन CV और यात्री वाहन, जिसमें घरेलू PV व्यवसाय EVs और JLR शामिल हैं, को 2 अलग-अलग सूचीबद्ध कंपनियों में विभाजित करने की योजना की घोषणा की है। इस कदम से महत्वपूर्ण मूल्य अनलॉक हो सकता है, जिससे निवेशकों को सीधे उच्च वृद्धि वाले PV EV JLR कहानी या स्थिर चक्रीय CV व्यवसाय में निवेश करने का अवसर मिलेगा, जिससे दोनों संस्थाओं का संयुक्त मूल्यांकन संभवतः अधिक हो सकता है। बियर केस, सावधानी के कारण। 1. JLR और चक्रीयता पर अधिक निर्भरता। कंपनी की लाभप्रदता मुख्य रूप से वैश्विक लग्जरी बाजार की स्थिति पर निर्भर है। यह बाजार आर्थिक मंदी, भू राजनीतिक तनाव और व्यापार टैरिफ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। अमेरिका, यूरोप या चीन जैसे प्रमुख बाजारों में मंदी JLR की बिक्री और टाटा मोटर्स की निचली रेखा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। 2. EV प्रतिस्पर्धा में तीव्रता। जबकि टाटा वर्तमान में भारत में अग्रणी है, इसकी बाजार हिस्सेदारी अपने शिखर 70% से अधिक से घटने लगी है क्योंकि नए प्रतिस्पर्धी प्रवेश कर रहे हैं। घरेलू प्रतिद्वंद्वी जैसे महिंद्रा और वैश्विक दिग्गज जैसे हुंडई, BYD और अंततः टेस्ला प्रतिस्पर्धात्मक उत्पाद लॉन्च कर रहे हैं, जो अनिवार्य रूप से इस महत्वपूर्ण विकास खंड में बाजार हिस्सेदारी और लाभ मार्जिन दोनों पर दबाव डालेंगे। 3. इनपुट लागत और आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियां। ऑटोमोटिव उद्योग कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। इस्पात और एल्यूमीनियम से लेकर लिथियम जैसे मुख्य बैटरी घटकों तक। उदाहरण के लिए, बैटरी सेल की कीमतों में तेज और स्थायी वृद्धि EV व्यवसाय की लाभप्रदता को कम कर सकती है और इसकी मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता को चुनौती दे सकती है। 4. निष्पादन जोखिम। कंपनी एक साथ कई बड़े और जटिल संक्रमणों से जूझ रही है। रीइमेजिन रणनीति के तहत JLR पोर्टफोलियो का पूरी तरह से विद्युतकरण, अपने घरेलू EV व्यवसाय का तेजी से विस्तार और कॉरपोरेट डेमर्जर की जटिल प्रक्रिया। इन बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को लागू करने में
कोई भी महत्वपूर्ण गलती विकास कहानी को पटरी से उतार सकती है। निवेश मामले में मुख्य तनाव एक दौड़ है। बुल केस उच्च गति वाले ईवी व्यवसाय के तेजी से बढ़ने पर निर्भर है ताकि पूरी कंपनी के लिए उच्च मूल्यांकन प्राप्त किया जा सके। बियर केस को डर है कि जेएलआर व्यवसाय में चक्रीय मंदी, जो वर्तमान में लाभ का मुख्य स्रोत है, कंपनी के वित्तीय स्थिति को कमजोर कर सकती है, इससे पहले कि ईवी व्यवसाय इतना बड़ा हो जाए कि वह मुआवजा कर सके। आगामी डेमर्जर इस तनाव का प्रबंधन का रणनीतिक उत्तर है, जिसका उद्देश्य बाजार को प्रत्येक व्यवसाय का अपने गुणों के आधार पर मूल्यांकन करने देना है। अंतिम जांच, घोटाले और प्रतिष्ठा। एक पूर्ण विश्लेषण में कंपनी के शासन इतिहास और विश्व में उसकी स्थिति पर भी विचार करना चाहिए। कॉर्पोरेट इतिहास जांच, अतीत को स्वीकार करना। जहां टाटा मोटर्स आज एक मजबूत शासन ढांचे के साथ काम कर रही है, वहीं उसके अतीत की दो प्रमुख विवादों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। सिंगुर नैनो प्रोजेक्ट 2006-2008, पश्चिम बंगाल में टाटा नैनो फैक्ट्री के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण विवाद ने तीव्र राजनीतिक और सामाजिक विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। अंततः इसने कंपनी को पूरे प्रोजेक्ट को गुजरात स्थानांतरित करने पर मजबूर कर दिया। वर्षों बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रारंभिक भूमि अधिग्रहण अवैध था। यह घटना भारत में औद्योगिक भूमि अधिग्रहण का एक मील का पत्थर केस स्टडी बनी रहती है। साइरस मिस्त्री को हटाना 2016। चेयरमैन साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स की बोर्ड से अचानक हटाने से एक कड़वी और बहुत सार्वजनिक कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। इसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रमोटर समूह के प्रभाव पर सवाल खड़े किए। जबकि अंततः अदालतों ने टाटा समूह का पक्ष लिया, इस घटना ने गवर्नेंस प्रथाओं को तीव्र सार्वजनिक और कानूनी जांच के घेरे में ला दिया। ये घटनाएं कंपनी के इतिहास का हिस्सा हैं और इसकी आधुनिक गवर्नेंस नीतियों को आकार दिया है, जिन्हें अब व्यापक रूप से दस्तावेजीकृत किया गया है और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया गया है। वैश्विक बाजार स्थिति, उच्च टेबल पर सीट। आज टाटा मोटर्स विश्व स्तर पर एक मजबूत खिलाड़ी है। यह एक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है। जेएलआर और इसकी घरेलू व्यवसायों के मजबूत प्रदर्शन से प्रेरित होकर इसकी बाजार पूंजीकरण हाल ही में बढ़ी है, जिससे यह दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटोमोटिव कंपनियों में शीर्ष 10 में आ गई है। कभी-कभी फोर्ड और जनरल मोटर्स जैसे पारंपरिक दिग्गजों से भी आगे निकल जाती है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में संचालन और बिक्री सहित एक विशाल वैश्विक उपस्थिति के साथ टाटा मोटर्स ने अपनी स्थिति को एक सच्चे भारतीय बहुराष्ट्रीय के रूप में मजबूत किया है। अंतिम शब्द। तो टाटा मोटर्स का अंतिम निर्णय क्या है? यह एक आकर्षक विरोधाभासों वाली कंपनी है। यह एक ऐतिहासिक बदलाव की कहानी है जो इसकी ब्रिटिश लग्जरी ब्रांडों की जबरदस्त सफलता से प्रेरित है। एक घरेलू चैंपियन जिसने भारत के ईवी पहाड़ी का निर्विवाद राजा बन गया है, लेकिन अब नए चुनौतीकारों की लहर का सामना कर रहा है। इसके वित्तीय आंकड़े सबसे मजबूत हैं जो उन्होंने एक दशक में देखे हैं और इसका ऋण का पहाड़ मुख्य रूप से परास्त हो चुका है। फिर भी इसकी किस्मत वैश्विक लग्जरी उपभोक्ता की इच्छाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। बुल केस ईवी प्रभुत्व और इसके योजनाबद्ध डिमर्जर के माध्यम से मूल्य खोलने का संकेत देता है। बियर केस तीव्र प्रतिस्पर्धा और चक्रीय ऑटो उद्योग के अंतर्निहित जोखिमों की चेतावनी देता है। जैसा कि हमने देखा है, ग्रैहम नंबर जैसे सरल मूल्यांकन मानक सतर्कता का संकेत देते हैं, लेकिन यह ब्रांड मूल्य और भविष्य की वृद्धि की पूरी कहानी को नहीं पकड़ सकता। अंततः टाटा मोटर्स के आगे का रास्ता उसकी महत्वाकांक्षी ईवी और लग्जरी रणनीतियों को बिना किसी त्रुटि के लागू करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है, जबकि जटिल और अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य में नेविगेट करना। आज प्रस्तुत डेटा और विश्लेषण आपको एक व्यापक ढांचा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि आप अपनी सूचित राय बना सकें। और यह था हमारे इस वीडियो के लिए। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण था। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी शानदार दैनिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप हिंदी में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ईपीके कैपिटल के हिंदी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। विवरण में जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी या अपने व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दी गई जानकारी पर हमसे संपर्क करें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।